गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का भुगतान शेष। बेसिकली इससे पहले वाली वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं। जो आज की हमारी वीडियो है पार्ट नंबर 3 पर है, जिसमें हम समझेंगे भुगतान शेष में संतुलन और असंतुलन की अवस्था को, जो बेसिकली आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली तरीके से दे पाएँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि भुगतान शेष में संतुलन कब होगा और असंतुलन कब होगा। अगर मैं संतुलन की बात करूं बच्चों, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये एग्ज़िट शून्य होगा अगर बीओपी शून्य है। अब बीओपी के टोटल कितने अकाउंट होते हैं? 2 अकाउंट होते हैं, मीन्स कि चालू खाता और पूंजी खाता। ये दोनों ही अकाउंट क्या होंगे? 0 के बराबर होंगे। ना तो ये सरप्लस में जाएगा और ना ये डेफिसिट में जाएगा। मीन्स कि ना तो भुगतान शेष अधिक होगा, ज़्यादा होगा, और ना भुगतान शेष घाटा होगा, ये एग्जिट 0 होगा। तो तब हम बोलेंगे कि भुगतान शेष संतुलन में है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भुगतान शेष के संतुलन की अवस्था को हम क्या कहते हैं, किस तरीके से उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर मैं असंतुलन की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा कि बीओपी जो है वो 0 के बराबर नहीं है। मीन्स कि ना तो ये सरप्लस में है और ना ही ये डेफिसिट में है। तो बेसिकली ये असंतुलन की अवस्था में होगा जब भुगतान शेष अधिक आए और भुगतान शेष घाटा, जिसे हम सरप्लस और डेफिसिट कहते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। मीन्स कि 0 के बराबर नहीं होगा। तब हम इसे क्या कहेंगे कि भुगतान शेष असंतुलन है। अब हम इसे थोड़ा थ्योरिकल रीड करते हैं। अब भुगतान शेष संतुलन कब प्राप्त करेगा? जब हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट किसके बराबर होगा बच्चों? 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ना तो बीओपी अधिक होगा, ना तो वो ज़्यादा में होगा, ना वो कम में होगा। वो क्या होगा? वो 0 रहेगा। मीन्स कि ना हमें फ़ायदा होगा और ना घाटा, वो बीच में रहेगा, वो संतुलन में ही रहेगा। लाइक इसने बोला है कि इस स्थिति के अंदर जो सरकारी कोष होते हैं, जो सरकार के पास जो भंडार होता है, ना तो हम उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी और ना ही कमी देखने में मिलेगी। तो ये ऐसी अवस्था है ये इसके अंदर कैपिटल और करंट अकाउंट 0 होता है और सरकारी भंडार के अंदर ना तो वृद्धि होती है और ना कमी होती है। तो तब हम कहेंगे कि भुगतान शेष क्या है? संतुलन की अवस्था में है, इक्विलिब्रियम की अवस्था में है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वो आप लोगों से एग्जाम में पूछता है कि भुगतान शेष के संतुलन की अवस्था को दिखाओ, तो सबसे पहले आप लोग इसका मतलब लिखोगे। किसी संतुलन का मतलब है कि जब चालू खाता और पूंजी खाता दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं, ना तो ये ज़्यादा होता है और ना ये कम होता है। ये क्या रहेगा? ये 0 रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सरकारी कोषों में जो सरकार के पास भंडार है उसमें कोई कमी या कोई भी इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिल रही। उसके अलावा आप लोग लिखोगे इसका फॉर्मूला कि पूंजी चालू खाता और पूंजी खाता जो है वो 0 होता है जब सरकार के कोषों में ना वृद्धि होती है और ना कमी होती है। तो ये ऐसी अवस्था है जिसमें भुगतान शेष इक्विलिब्रियम अपने संतुलन की अवस्था में होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भुगतान शेष में संतुलन को हम किस तरीके से थ्योरिकल और विद फॉर्मूला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विद फॉर्मूला एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आगे समझते हैं कि भुगतान शेष असंतुलन किस टाइप से होगा, इसकी थ्योरिकल क्या और उसका फॉर्मूला देखेंगे। अगर मैं यहाँ भुगतान शेष असंतुलन की बात करूँ तो जिस तरीके से भुगतान शेष संतुलन में क्या था, वो बीओपी एग्जिट 0 था, ना वो अधिक में था ना वो कम में था, वो 0 था। बट अब इसमें क्या होगा कि जो चालू खाता शेष और जो पूंजी खाता शेष है वो 0 के बराबर नहीं होता। याद रहेगा कि 0 के बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होगा। तो तब हम बोलेंगे कि जो बीओपी है वो असंतुलन में है। और जबकि संतुलन में कब होगा? जब ये 0 के बराबर होगा। तो ये छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बीओपी असंतुलन की अवस्था में क्या होता है कि ये
चालू खाता शेष और पूंजी खाता शेष कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये ऐसी अवस्था है जिसमें भुगतान शेष असंतुलन होगा। मीन्स कि अब इसके अंदर क्या होगा, जो सरकारी कोषों का भंडार, जो सरकार के पास भंडार है उसका संचलन होगा। मीन्स कि उसके अंदर हमें कमी भी देखने को मिलेगी और उसके अंदर हमें मीन्स कि उसके पास जो सरकार के कोष हैं वो हमें ज़्यादा भी देखने को मिलेंगे और कम भी देखने को मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि वृद्धि भी देखने को मिलेगी और कमी भी देखने को मिलेगी। जब इसमें वृद्धि और कमी देखने को मिलेगी तो तभी तो मतलब होगा कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसके अंदर मूवमेंट हो रही है, इसमें हमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, वृद्धि भी और कमी भी देखने को मिल रही है। और जबकि अगर मैं भुगतान शेष के संतुलन की बात करूं तो उसके अंदर ना कमी देखने को मिलती है ना वृद्धि देखने को मिलती है। तो तभी तो ये ज़ीरो के बराबर रहता है जब इसमें कोई मूवमेंट देखने को ही नहीं मिलती। तो इस अवस्था को हम बोलेंगे कि ये बैलेंस है, मीन्स कि भुगतान शेष संतुलन। और इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे कि भुगतान शेष संतुलन नहीं है, वो असंतुलन में हमें सरकार के पास जो भंडार है उसमें कमी भी देखने को मिल रही है और उसके अंदर बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, वो तभी ज़ीरो नहीं रह रहा है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये 2 पॉइंट के भुगतान शेष संतुलन की अवस्था को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके असंतुलन की अवस्था को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट वाला समझते हैं भुगतान शेष अधिकेय। बेसिकली इसके अंदर होगा क्या जो बीओपी है वो सरप्लस में रहेगा। मीन्स कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इम्पोर्ट से। अब इसका मतलब क्या है, मीन्स कि बाहर देश विदेश के लोग हमारे देश से ज़्यादा खरीद रहे हैं, हमारे निर्यात ज़्यादा है, हमारे देश से खरीदारी ज़्यादा हो रही है। ध्यान से सुनना है आप लोगों को। इस केस में क्या होगा कि बाहर देश विदेश के लोग हमारे देश से सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, हमारे निर्यात ज़्यादा हो रहा है। भारत अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, हमारी कंट्री अपने प्रोडक्ट्स को बाहर देश विदेशों में बेच रही है। तो उसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में पैसा आएगा। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जब हमारा निर्यात ज़्यादा होगा आयात से, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से, लोग ख़रीदारी ज़्यादा कर रहे हैं हमारे देश से, तो इसका मतलब होगा कि बीओपी सरप्लस में अधिकेय में है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ज़्यादा है, वो अधिक है, वो सरप्लस है। तो बेसिकली होगा कि अब इसे थ्योरिकली रीड करते हैं कि जो चालू खाता शेष है, करंट अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट है वो धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि लोग बाहर से शॉपिंग करेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि भारत अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा और उसके बदले में बाहर देश विदेशों से पैसा लेगा। तो बाहर देश विदेशों से पैसा आएगा तो ये किस में होगा, प्लस में होगा। जब भी पैसा आएगा तो वो प्लस में होगा और क्रेडिट साइड में होगा, और जब भी पैसा जाएगा तो वो डेबिट साइड में होगा, माइनस में होगा। तो बेसिकली इसके अंदर होगा क्या कि सरकारी कोषों में बच्चों हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। जो सरकार के पास पैसों का भंडार है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि बाहर के देश विदेश के लोग मांग कर रहे हैं हमारी वस्तुओं की। सो बेसिकली यहाँ होगा क्या कि जो बीओपी है वो सरप्लस में होगा। सो आप लोगों को ये सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, भुगतान शेष घाटा बीओपी डेफिशिएट कब होगा, सेकंड वाले का जब अपोजिट होगा। मीन्स कि जब हम लोग आयात ज़्यादा करेंगे, हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे। मीन्स कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बाहर से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, हम लोग बाहर के प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बाहर के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करूँगी तो मेरी कंट्री की ओर से या मेरी तरफ से पैसा बाहर देश विदेशों में जाएगा। अगर पैसा जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या होगी, ऋणात्मक संख्या होगी, ये माइनस में जाएगा। और माइनस का मतलब क्या है, ये डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि मैं बाहर देश विदेशों से प्रोडक्ट खरीद रही हूँ तो मेरी तरफ से पैसा जाएगा, मेरी कंट्री का पैसा जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ही नेगेटिव में होंगे। और उसका मतलब क्या होगा कि जो सरकार के पास जो पैसों का भंडार है, जो उसके पास कोषों का भंडार रखा हुआ है, उसमें कमी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी कंट्री बाहर से सामान की या ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड कर रही है। तो हमारी कंट्री से पैसा जाएगा जो माइनस में लिखा जाएगा, जिसके कारण सरकारी कोषों में हमें कमी भी देखने को मिलेगी। मीन्स कि हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा हैं, हम लोग बाहर से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, बाहर के प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को ये तीनों ही अवस्थाएं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। पहला, भुगतान शेष संतुलन और असंतुलन की अवस्था।
इसमें भुगतान संतुलन होगा तो क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। अगर असंतुलन होगा तो शून्य के बराबर नहीं होगा। सरकारी कोष में कमी भी देखने को मिलेगी और वृद्धि भी देखने को मिलेगी। वो तभी तो ज़ीरो नहीं रहेगा जब उसमें कमी और वृद्धि देखने को मिलेगी। और दूसरा भुगतान शेष अधिकार, जिसके अंदर हम लोग हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इंपोर्ट से। और थर्ड वाला, अब की बार हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं देन एक्सपोर्ट से। सो आई होप आप लोगों को ये तीनों ही अवस्था बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग एक रजिस्टर लो और उसमें हेडिंग डालो भुगतान शेष संतुलन, असंतुलन, अधिकाय और घाटा। तो आप लोगों को अब इन्हें एक्सप्लेन करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कि आप लोग क्या समझते हो भुगतान शेष असंतुलन से, भुगतान शेष अधिकाय से आप लोग क्या समझते हो और भुगतान शेष घाटा से आप लोग क्या समझते हो। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि भुगतान शेष, सरप्लस, डेफिशिएंट और डिसइक्विलिब्रियम क्या है। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को आगे किसके टॉपिक को कवर अप करवाऊंगी। इसके बाद हम लोग समझेंगे स्वायत्त मध्य और समायोजक मध्य, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी अकाउंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। सो हम इसे बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।